चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है नहीं वाला, चौथा है भैया। चौथा है। सॉरी चौथा, अबे वही एक्सरसाइज का दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है 1.5। ऑब्जर्वर चिमनी से कितना दूर है? 28.5। अच्छा, चिमनी की हाइट हमने कितनी मान ली? h मान ली। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से बैठा बैठा ऑब्जर्वर चिमनी के टॉप पे देख रहा है, लेकिन यार ये वाली लाइन तो यहाँ पर पहले नहीं थी, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ऑब्जर्वर की आंखों से, और वहां से दो रेज निकलती है, एक निकलती है लाइन ऑफ साइट के लिए और एक निकलती है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। तो ये लाइन ऑफ साइट तो चल ही रहा है, और यहाँ पर एक और रे निकलेगी, किसके लिए निकलेगी? ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का। सबको क्लियर है यहाँ तक का? अच्छा, एक काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को एक हार्ड तरीके से करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को एक आसान तरीके से करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है ना? अच्छा, इसी क्वेश्चन के ऊपर जोर इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि यार यहाँ पर एक स्पेशल एंगल बन रहा है, ये रहा वो स्पेशल एंगल। पढ़ना है इसको? 45 डिग्री। 45 डिग्री सच में एक स्पेशल एंगल है। पेपर में अगर आ गया ना ये वाला, तो कसम से मानो कि यार तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत हद तक आसान हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्यों बोल रहा हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा अभी, लेकिन पहले एक काम करते हैं, उसको हार्ड तरीके से करते हैं। सबसे पहले चिमनी की हाइट कितनी है भैया? चिमनी की हाइट है AC। तो टू फाइंड हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी किसके बराबर है? AC के बराबर। ये हमको फाइंड करना है, लेकिन हमने इसको क्या मान लिया? h मान लिया। तो h हमने इसको लेट कर लिया। सबको यहां तक क्लियर है कि नहीं है? बच्चों ये बताओ कि अगर D से C अगर 28.5 हो सकता है, तो E से B कितना होगा? 28.5 होगा एग्जैक्टली। तो ये भी कितना होगा? 28.5 मीटर। सबको क्लियर है यहां तक का? चलो ठीक। अच्छा, अब ये बताइए कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं या कहीं भी लगा देते हैं? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इस पूरे फिगर में राइट एंगल ट्रायंगल का नाम बताइए, क्या नाम होगा उसका? ABE। तो ABE इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलो ठीक है, इस ट्रायंगल में एंगल किसको माना जाएगा? 45 को। इसके आगे वाला परपेंडिकुलर होगा और इसके साथ वाला बेस। तो ये बताइए कि यहां पर परपेंडिकुलर क्या होगा? H नहीं होगा, परपेंडिकुलर सिर्फ इतना होगा। कहां से कहां तक? A से B तक। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? कह रहा भैया वो बात तो ठीक है, लेकिन हमने तो पूरी हाइट को H मान लिया, अब क्या करें? कह रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरी हाइट को H मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही में है कि नहीं आया? H मान सकते हो आप। अब बस एक काम करो, आप बस एक काम करो, ये A से लेकर के B पता लगा लो कितना होगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ये A से B पता लगा लो। कमाल की बात पता है क्या? कि हाइट का ना कुछ हिस्सा आपको पहले से ही पता है, जैसे कि ये हिस्सा हमको पहले से ही पता है। कैसे पता, बताना जरा। ये हाइट पता है किसकी है? ये हाइट है ऑब्जर्वर की। यानी कि अगर ये 1.5 हो सकता है, तो यार ये भी कितना होगा? ये भी 1.5 होगा। अब एक कमाल की चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो ये पूरा कितना है? H। ध्यान से देखना, बाकी कैलकुलेशन में यूज होगा ये पूरा कितना है? H। और सिर्फ यहां से लेकर के यहां कितना है? 1.5। तो ये पूरा है H। यहां से आता है 1.5, यहां से आता है 1.5। तो अगर मैं पूरे H में से अगर 1.5 हटा देता हूं, तो यहां पर क्या आना चाहिए? H माइनस 1.5। क्या सबको यहां तक बात समझ में आई? पक्का क्लियर हुआ? ये A से लेकर के C क्या है? H। B से लेकर के C क्या है? 1.5। तो A से लेकर के B क्या होगा? हमने पूरी हाइट में से 1.5 हाइट कम कर दी, कितना बच गया? H माइनस 1.5। बताओ क्लियर है कि नहीं यहाँ तक का? पक्का सही में आ गया? चलो ठीक है, अब देखते हैं ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल में देखना चाहिए, नाम बताओ। अबे AD कहां जा रहे हो? B है वो, ABE। तो बताओ बच्चों, एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री। एंगल क्या अगला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर कितना बन रहा है? H माइनस 1.5। अच्छा, बेस कितना बन रहा है? बेस बन रहा है 28.5। बच्चों परपेंडिकुलर है और बेस है, किसका इस्तेमाल करना चाहिए? tan थीटा। यानी कि tan थीटा बराबर में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan 45 डिग्री बराबर में परपेंडिकुलर की जगह पर क्या? H माइनस 1.5। बेस की जगह पर क्या? 28.5। बच्चों tan 45 कितना होता है? 1। 1 किसके बराबर?
h माइनस 1.5 अपॉन में कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद पता लगा कि 28.5 किसके बराबर है, h माइनस 1.5। यहां पर आगे प्लस हो जाएगा, तो 28.5 प्लस में 1.5 किसके बराबर, h के बराबर। कितना आएगा, 29 कौन कह रहा है, 30 मीटर किसके बराबर, h के बराबर। क्या आपको हाइट निकालनी थी, क्या हाइट आ गई है, एंड में एक लाइन लिख देना, हेंस अबे हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी इज कितना, 30 मीटर। इसको शॉर्टकट तरीके से कराऊं, शॉर्टकट तरीके से देखिए। सबसे पहले यहां पर ऑब्जर्व करिए बच्चों, सबको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, पीछे तक दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एंगल कितना बनता है, 90 का। बच्चों यहाँ पर बन रहा है 45, तो अपना दिमाग लगा के बताओ यहाँ पर कितना बनेगा, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। 180 में से इसने कितना ले लिया, 90। अब बचा कितना है, 90। तू मत बोल भाई, मत बोल, तू सबको कंफ्यूज करेगा, ठीक है ना। टोटल 180 होता है, 180 में से ये कितना ले गया, 90। बचा कितना है, अब उस 90 को उस 90 में से इसने कितना ले लिया, अब बचा कितना है वो इसको देना पड़ेगा, तो इसके बाद भी कितना आ गया, 45। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो अब इस ट्रायंगल के पास दो एंगल सेम सेम हो गए। तो जिस ट्रायंगल के पास दो एंगल सेम होते हैं ना, उसे पता है क्या बुलाते हैं, उसे बुलाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है कि नहीं है। लेकिन एक बच्चा बोलता है कि भैया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे हो सकता है, ये तो राइट ट्रायंगल है। नहीं, अब इसका नाम बदल के पता है क्या हो जाएगा, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आया कि नहीं आया, क्या बुलाएंगे इसको, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट किसकी वजह से, एंगल 90 डिग्री है। आइसोसेलेस इस वजह से क्योंकि इसके दोनों एंगल बराबर है, और जिसके दोनों एंगल बराबर होते हैं ऑब्वियसली उसकी दोनों साइड बराबर होती है। तो ऑब्वियसली यार ये वाला साइड इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा। अब फिगर में देखो और ध्यान से देख करके बताओ कि यार ये कितना दिया हुआ था, 28.5। तो यार ये कितना निकलेगा, नहीं समझे बात को। तो यार जिस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 45 हो ना, तो दूसरा अपने आप 45 होता है, दूसरा अपने आप 45। इसका मतलब ये हुआ, दूसरा 45 हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यार पूरा राइट ट्रायंगल एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसका बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम होगा। इसका बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम है, समझ पा रहे हो, इसका बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम है, बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम। यानी कि बेस अगर 28.5 होगा ना, तो इसका हाइट भी कितना होगा, 28.5। यानी कि ये हमको पहले ही पता लग जाता कि कितना होने वाला है, 28.5। लेकिन यार वो तो हमको यहां से तक पता लगता, अभी भी यार हाइट निकालने के लिए इतनी सी जगह बच जाती, तो उसमें हम 1.5 ऐड कर देते। तो ये हो गया 28.5 और ये बाकी कितना बच गया, 1.5। टोटल कितना निकल गया, 30। समझ में आया कि नहीं आया। तो पेपर में अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आता है ना एक आधा नंबर के लिए, तो इतना बड़ा संघर्ष मत करना, थोड़ा अपना दिमाग चला लेना वहां पर कि हाँ यार 45 दिया हुआ है, यानी कि परपेंडिकुलर बेस बराबर होने वाले। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझे बात को, पक्का क्लियर है। और एक और बात बताऊं, ये 45 डिग्री वाला एंगल इतना स्पेशली कि आप इससे हाइपोटेनस भी कैलकुलेट कर सकते हो, ना तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ना ही पाइथागोरस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ध्यान से देखना। तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, सिर्फ इसकी बात करूं, पता नहीं इसकी लेंथ कितनी आने वाली होगी, दिमाग लगा के बताओ जरा। कैलकुलेट करोगे ना, कैलकुलेट मत करना, यहां पर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, सेम, लेकिन साथ में लगा देना रूट। समझ में आई बात की नहीं आई, नहीं समझे बात को। साथ में क्या लगा देना, √2। सेम साइड है लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा, 28.5 √2। क्या आपको बात यहां तक क्लियर हुई, पक्का। कितने बच्चों को समझ में आ गया, बताता हूँ √2 की लगाया। इधर देखो, ये मान लो a और a भी कितना मान लो a। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, पापा का स्क्वायर प्लस बेटा का स्क्वायर बराबर में हाथी का स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक है। अरे परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना, a का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, ये मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर बराबर में हाइपोटेनस का स्क्वायर। और जब भी स्क्वायर हटाते हैं क्या लगाते हैं, रूट लगाते हैं। अब इन दोनों में से रूट से बाहर कौन आएगा, a बाहर आएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो a बाहर आ गया। फर्स्ट कौन गया, अबे तू मत बोल भाई, तू तो मत ही बोल। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है। तो कितना आ गया इसका हाइपोटेनस, कितना आ गया
√2 और साथ में क्या a, इसकी साइड a थी ना, ये भी a थी, ये भी a थी, और साथ में क्या आ गया √2। नहीं आई बात समझ में? पक्का क्लियर है कि नहीं है? एक बार 45 डिग्री एंगल दे दिया तो भैया सारी चीजें पता लग जाती हैं अपने आप। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? परपेंडिकुलर बेस तो सेम होगा, साथ में जो हाइपोटेनस की वैल्यू होगी वो पता है कितनी होगी, वही सेम वैल्यू बट विथ √2। क्या सबको क्लियर है यहाँ तक का? पक्का? चलो ठीक है, देखते हैं कि यार तुम क्वेश्चन नंबर कहाँ है? टाइम हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अभी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, ये 45 डिग्री वाली बात समझ में आई सबको? अबे सच में यूज आएगा, इसको हवा में मत ले जाना, बहुत कैलकुलेशन आसान होगी इससे। चलिए 28 को क्वेश्चन नंबर 9, इसको मिटा दूं? करिए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, देखिए अरे बस शांत हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। इलेक्ट्रिक फॉल्ट मतलब पता है आपको क्या होता है? इलेक्ट्रिक फॉल्ट मतलब होता है कि यार किसी तरह का बिजली का अगर कोई काम हो रहा है, मतलब बिजली की अगर कोई चीज वहां पर अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ हो जाती है, बिजली की दिक्कत जहां पर हो जाए उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फॉल्ट। ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो टू द टॉप ऑफ अ पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर? लैडर पता है आपको क्या होता है? सीढ़ी। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the ground would be able to reach the required position. Also find how far। अच्छा देखो क्या निकालना है। सबसे पहले तो कहते हैं कि यार एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है आपको, कह रहा ठीक है, अरे ये ग्राउंड दिखाई दे रहा है और ये है बच्चों पोल। क्लियर है यहाँ तक का? मैं बस फिगर बना रहा हूं यार, बाकी सारा काम तुम्हारा है। ये है तुम्हारा पोल और ये है ग्राउंड। यहां पर एक तरीके का इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो चुका है किसी वजह से। यहां तक क्लियर है? अब यार वो सीढ़ी यहां पर नहीं लगाएगी। इस पूरे पोल की हाइट पता है कितनी है? यार बात मत करो लड़कियों, ठीक है ना? इस पूरे पोल की हाइट पता है कितनी है? 5 मीटर। लेकिन वो सीढ़ी यहां पर नहीं लगाएगी, वो सीढ़ी यहां लगाएगी। पता है कहां पर? ऊपर से कितना मीटर नीचे? 1.3 मीटर, है ना? ठीक है, यहां से 1.3 मीटर नीचे, यानी कि यहां पर वो क्या लगाने वाली है? सीढ़ी लगाने वाली है। फिर वो यहां पर खड़ी होगी, फिर यहां पर वो ठीक ठाक वो उसको सही कर देगी। क्लियर है कि नहीं यहां तक का? चलो ठीक है। अब इस पूरे क्वेश्चन में आपको क्या क्या निकालना है पहले वो देखिए। सबसे पहला तो दिया हुआ ये कि यार ये जो सीढ़ी है वो जमीन के साथ जो है ना 60 डिग्री का एंगल बनाता है। दूसरा आपको निकालना है कि यार ये जो सीढ़ी है ये कितनी दूरी पर है इस पोल के फुट से, और ये जो सीढ़ी है ओ सॉरी इस पोल से कुछ हाइट नहीं निकालनी, पता नहीं क्या निकालना था, लैडर की लेंथ निकालनी थी। ये रहा लैडर की लेंथ, ये भी निकालनी है। तो लैडर की लेंथ भी निकालनी है, और पोल और जो सीढ़ी का जो निचला हिस्सा है वो पोल के फुट से कितनी दूरी पर है। सीढ़ी का फुट पोल के फुट से कितनी दूरी पर है, और पोल और सीढ़ी की लेंथ कितनी है, आपको ये दोनों चीजें ज्ञात करनी है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर हो? क्वेश्चन पढ़ लिया तुम लोगों ने? पढ़ लो एक बार अपने आप, पढ़ लो, यही सेम टू सेम चीज है। वो बुक नहीं लाया? बुक नहीं लाया? कौन बुक नहीं लाया?
पढ़ लिया क्वेश्चन? चलो ठीक है। देखिए अच्छा, इस क्वेश्चन में ना दो चीजें निकालनी है। पहला, अब तुम्हारे सामने एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको दो चीजें निकालनी है। सबसे पहला, क्या ये पोल के फुट से ये सीढ़ी का फुट कितनी दूरी पर है, और दूसरा, इस सीढ़ी की टोटल लेंथ कितनी है। ये दोनों चीजें पता लगानी है। ठीक है, एक सिंपल सी चीज है, देखिए बच्चों, ये टोटल पोल की हाइट कितनी थी? 5 मीटर। 5 मीटर की। अब उसने सीढ़ी कहां लगाई? एकदम यहां तो नहीं लगाई। कह रहे कि उसने पोल के टॉप से ना 1.3 मीटर नीचे गई और वहां पर सीढ़ी लगाई। यानी कि अब बची हुई हाइट कितनी होगी फिर? ये 3.7 होगी। टोटल 5 मीटर है, उसमें से 1.3 हटा दो तो बचा कितना होगा तुम्हारे पास? 3.7। सबको यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का समझ में आ गया? अच्छा, ये निकाला ही क्यों गया? बीसी हमको निकालने की जरूरत ही क्या पड़ी? क्योंकि यार हमको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगाई जाती है? राइट एंगल ट्रायंगल में। और राइट एंगल ट्रायंगल में यार इसकी जरूरत तो बिल्कुल पड़ेगी ही पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पर 3.7 निकाला है। क्या सबको यहाँ तक समझ में आया? पक्का? चलिए ठीक है, अब बोर्ड पे देखते रहिएगा। अब आपको यहाँ पर दो चीजें निकालनी है, एक्स भी निकालना है और एल भी निकालना है। बस यहीं पर एक ट्रिग्नोमेट्री की कमी रह जाती है कि यार आप एक ही साथ ना दो वैल्यू नहीं निकाल सकते। आप एक बार में एक ही वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पर तो दो वेरिएबल है, एक आपको एक्स भी निकालना है और एक आपको एल भी निकालना है। आप एक ही बार में एक्स और एल नहीं निकाल सकते, आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री दो बार अप्लाई करनी पड़ेगी। एक बार एक्स निकालने के लिए और एक बार एल निकालने के लिए। समझ में है कि नहीं है? अब एक्स और एल निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री दो बार अप्लाई करनी है। कौन कौन से ट्रायंगल पे? तो यार कुल मिलाकर के यहाँ पर एक ही ट्रायंगल, तो एक ही ट्रायंगल में आपको दो बार ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है। एक बार एक्स निकालेंगे और एक बार एल निकालेंगे। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन उससे पहले यार सबके सब बच्चों मेरे को एक बार ये बता दो कि अगर एंगल ये हो गया तो परपेंडिकुलर कौन होगा इसके हिसाब से? बीसी। उसकी वैल्यू कितनी है? ठीक है, इसके हिसाब से इसका बेस क्या हो गया? डीसी। क्या है वैल्यू उसकी? एक्स। ठीक है ना? और हाइपोटेनस कौन सा हो गया? एल। यानी कि हमको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और निकालना क्या क्या है हमको? यहाँ पर बेस निकालना है और हाइपोटेनस निकालना है। क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक का? तो तुम बताओ, पहले बेस निकाला जाए फिर हाइपोटेनस? आओ पहले बेस निकाल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, सबसे पहले आप लोग देखिए ट्राइंगल बी सी डी में बच्चों एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री का। एंगल के आगे परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 3.7 मीटर। सबको यहां तक क्लियर है? अच्छा, बेस निकालो कि हाइपोटेनस? बेस निकालते हैं आज। तो बेस कितना दिया हुआ है? बेस दिया नहीं है, बेस हमने मान लिया। कितना मान लिया? एक्स मान लिया। क्लियर है सबको यहां तक का? तो परपेंडिकुलर है और बेस है, किसका यूज करना चाहिए? tan। तो tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 60 कितना होता है बच्चों? √3। परपेंडिकुलर कितना होगा? और बेस कितना होगा? x। x अगर यहां चले जाए तो कितना आएगा? ये 3.7 अपॉन में √3। x निकल गया। लेकिन यार ये x ना चेक करने वाले के आंसर से मैच नहीं करेगा। बताओ क्यों? अबे वो तो है, वो तो तब भी बाद में भी आएगा, लेकिन नीचे रूट आ गया। नीचे रूट मत लेकर के आना। कुछ भी करो जिंदगी में, जितने बुरे काम करो, लेकिन नीचे का भी रूट नहीं लेके आना। अरे सीरियसली मत ले लेना इसको। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? तो नीचे कभी भी क्या नहीं आना चाहिए? रूट नहीं आना चाहिए। तो रूट कैसे हटाएं? बहुत सिंपल तरीका, रैशनलाइजेशन। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। देखो क्या होता है। तो x बराबर में नीचे क्या आ जाएगा? हाँ पता है मेरे को, लेकिन मैं पॉइंट से थोड़ी डिवाइड करूंगा यार, दिमाग लगा। आया समझ में? रुक जा, अभी √3 पुट करेंगे यहाँ पर। बच्चों √3 इंटू में √3 कितना होगा? 3। और 3.7 इंटू में √3 कितना होगा? 3.7 इंटू में √3। अब आप चाहो तो यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो, सॉल्व कर लेना, आपको क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। अब इतनी मेहनत करी हमने x निकालने के लिए, अब इतनी ही मेहनत करनी है आपको h निकालने के लिए। ठीक है ना? दोबारा लिखिए, इन अ ट्रायंगल बी सी डी एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। अच्छा, एंगल के आगे वाला क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर। कितना दिया हुआ है? 3.7। क्या इस बार भी मैं बेस लिखूं? नहीं, बेस तो निकल गया। अब क्या निकालो? हाइपोटेनस निकालो। कितनी वैल्यू हमने मान रखी है? एल। तो वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि पी और एच का इस्तेमाल करता है? साइन।
तो सीधा मैं लिख सकता हूँ साइन 60 डिग्री बराबर P अपॉन में H। साइन 60 कितना होता है? √3 अपॉन में 2। परपेंडिकुलर कितना है? 3.7। हाइपोटेनस कितना है? L। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो L पता है कितना आएगा? 3.7 या फिर इसको दुगना कर दो, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 7.4 और नीचे का आ जाएगा √3। ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ गया। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक का? तो ये L आ गया। दोबारा वही दिक्कत कि नीचे √3 आ गया। कैसे हटाओगे इसको? रैशनलाइज करके। तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने इसको। ऊपर और नीचे क्या बनेगा वो देख लो। तो नीचे बनेगा 3 और ऊपर क्या बनेगा? 7.4 इंटू में √3। 7.4 √3। अब आप चाहो तो यहाँ पर √3 ये लोग पुट करके इसको सॉल्व कर लेना। पॉइंट में अगर आंसर मैच करना तो ठीक है, लेकिन अगर पेपर में इतना भी छोड़ देते हो ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही आंसर है ये। क्लियर है कि नहीं है? एक्सेप्टेबल है। लेकिन हाँ, पेपर के एंड में जरूर एक लाइन जरूर ऐड कर देना, पता है क्या? हेंस DC बराबर में 3.7 √3 अपॉन में 3 एंड लेंथ ऑफ द लैडर इज 7.4 √3 अपॉन में 3। क्लियर है कि नहीं है? बताओ पक्का सही में? क्या ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ तुमको आज का? पक्का? आसान है मुश्किल है? भाई आसान है भाई, कसम से बहुत आसान है। क्लियर है कि नहीं है? आपको ट्रायंगल देखना है, आपको देखना है कि यार कौन सी साइड दी हुई है, कौन सी साइड निकालनी है। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? और तुमने आज ये भी सीखा कि अगर एक ही साथ अगर दो चीजें पूछ ले तो हम एक एक करके दोनों में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और 2 बार में हम उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। सबको समझ में आया कि नहीं है? एक बार में नहीं निकलेगी, आपको 2 बार करना ही पड़ेगा। क्या सबको समझ में आ गया यहाँ तक का? चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय। हाँ 1 मिनट में आता हूँ।